हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके आगे का हिस्सा आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने एचडीआई के बारे में बात की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की थी। कौन लाया, किस तरीके से उसकी आधारशिला रखी गई, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि मानव विकास के जो 4 पिलर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 पिलर हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर मानव के विकास का मापन जिन आधार पर हम करते हैं वो आखिर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे आता है, एक ये पहला जो पॉइंट होता है वो है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो नाम होगा इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये 4 पॉइंट हैं। अब जरा हम इन 4 पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इन 4 पॉइंट्स का मतलब क्या है। समता, समता का मतलब है इक्विटी, जैसे कि इक्वलिटी, हर व्यक्ति को हर जगह पर समान अवसर का प्राप्त होना ही समता है। समता के बाद आता है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। व्हाट इज़ द सस्टेनेबिलिटी? इसका मतलब ये है कि जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राकृतिक हैं, गैर प्राकृतिक हैं, जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए हैं। आज की जो पीढ़ी जिसका जिसका इस्तेमाल कर रही है वो तो कर ही रही है। आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आज हमारी ड्यूटी ये थोड़े नहीं है कि हम आज ही सारा का सारा ख़त्म कर दें। इसका मतलब यही है ना कि हम इसका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका समुचित इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि आज की स्थिति है कि पेट्रोलियम के बारे में एक अनुमान है कि 2060 तक, 2060 तक जो लगभग पेट्रोलियम जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारे नोन सोर्सेस से हमें पता है, उसके बारे में अनुमान है कि वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद का क्या, उसके बाद की पीढ़ियाँ क्या करेंगी? क्या बैलगाड़ी से चलेंगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें आज इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, नए सोर्सेस के बारे में हमें तलाश करनी पड़ेगी, और आज की जो ज़रूरतें हैं हम उसका अल्टरनेटिव सोर्सेस हम खोज कर रखें, आज भी हम इस्तेमाल करें, ताकि सोर्स को आगे भी बढ़ा के रखेंगे, ताकि वो उन्हें भी कुछ फ़ायदा दे सके। और हम अपनी ज़रूरतों को कुल मिलाकर सीमित करके, ये नहीं कि अंधाधुंध नहीं, सीमित करके उनका इस्तेमाल करना। तीसरे नंबर पर बात आती है उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी की। आखिर ये प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हर व्यक्ति एक ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। अब अगर हम प्रोडक्टिव होंगे, अगर व्यक्ति, पहली बात तो अगर उसे शिक्षित करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसमें क्वालिटी होती है स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। अब इसमें स्किल्ड पर्सन जो होगा तो वो अपनी जो भी उसकी क्षमता है, अगर उसको स्किल पता है तो उस क्षमता से बहुत अधिक चीज़ें कर सकता है। अनस्किल्ड लेबर है तो ओनली वो फिज़िकल वर्क कर सकता है और उसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी जितनी भी वो दे सकता है उससे बहुत कम ही हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इससे पूरे ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है। तो हम अगर स्किल्स बढ़ाएं तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी का, लोगों की क्षमताओं का हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। 4th नंबर पे बात आती है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कब हो सकता है? एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब व्यक्ति शिक्षित हों। अगर उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर बेहतर ध्यान दिया जाएगा तो हम उनका सशक्तिकरण भी कर सकते हैं। अब सशक्तिकरण में किसका सशक्तिकरण? सशक्तिकरण उसका जो सशक्त नहीं है। हालांकि आज के टाइम पर यह माना जाता है, एक सामान्य सोच है कि पुरुष सशक्त हैं और जो वंचित जिनको गिना जाता है, जैसे कि महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, गरीब, जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग हैं, तो उनको सशक्त करना है, उनको अपनी बराबरी पे लाकर खड़ा करना, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, साथ में इस पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। तो सशक्तिकरण, तो ये मानव विकास के जो 4 पिलर्स हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसियां जिसको रेटिफाई करती हैं, वो चारों पिलर्स कौन कौन से हैं? इक्विटी, जिसे कहते हैं समता, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, 3rd नंबर है प्रोडक्टिविटी एंड 4th नंबर है सशक्तिकरण, जिसे कहते हैं एम्पावरमेंट। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि आखिर अब हम आगे बात करेंगे कि मानव विकास के उपागम क्या हैं। मतलब इनका मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंटल अप्रोच,
अप्रोच क्या है ह्यूमन के डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर 4 बातों के बारे में फिर से बात कर रहा है ये चैप्टर। इसमें देखते हैं हम, नंबर 1 पे है आय का उपागम, नंबर 2 पे है जिसे बोलते हैं आय का उपागम मतलब इनकम अप्रोच। नंबर 2 कल्याण उपागम जिसे बोल सकते हैं वेलफेयर अप्रोच। नंबर 3 पे है आधारभूत आवश्यकता उपागम जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्रोच। एंड क्षमता उपागम कैपेसिटी अप्रोच। अब जरा हम अगर इन चारों के बारे में देखें, चारों का कहने का आशय क्या है। तो यहाँ पर आय का उपागम है इनकम, एक सीधा सा संबंध है व्यक्ति के विकास और उसकी आय से। अगर हम शब्दों पर देखें तो इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति के विकास का स्तर उसकी आय से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात अगर हम कहें वेलफेयर अप्रोच की, कल्याण उपागम की, तो इसका आशय यहाँ पर दिया है कि यह उपागम मानवों को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार ऐसे विकासात्मक कार्यों में अधिक व्यय करके, और ये उसकी जिम्मेदारी भी है सरकार की कि वो वेलफेयर स्टेट का दायित्व निभाए। थर्ड नंबर है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये आधारभूत आवश्यकता उपागम का क्या आशय है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने प्रस्तावित किया था। उनका कहना क्या था, उनका कहना था कि इसमें 6 जो फंडामेंटल नीड्स हैं इंसान की, उनको नज़रअंदाज किया गया है। उस 6 फंडामेंटल नीड्स क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उसने बोला पहले नंबर पे स्वास्थ्य, हेल्थ, जो सबसे बेसिक नीड है। फिर है शिक्षा, एजुकेशन। फिर उसके बाद भोजन, फूड। फिर उसके बाद वाटर सप्लाई, जलापूर्ति, स्वच्छता, सैनिटेशन एंड आवास। ये इनकी जो है जो बेसिक नीड्स हैं, ILO का कहना था कि इन 6 चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। तो इसके लिए ILO ने अपनी तरफ से इसे इंट्रोड्यूस करवाया और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्रोच के रूप में सामने आया। नंबर 4 पे आती है बात क्षमता उपागम। ये क्या है, ये है कैपेसिटी अप्रोच कि इंसान की क्षमता, ये तर्क कहाँ से आया, ये तर्क आया प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अगर संसाधनों तक पहुंच होगी तो फिर उसी से व्यक्ति का विकास होगा। अब हम देखेंगे कि आखिर मानव का विकास का मापन किस तरीके से किया जाता है। तो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1990 से एक प्रोग्राम चला रहा है। इस प्रोग्राम के तहत उसने 0 से 1 की स्केलिंग की है। 0 से 1 की स्केलिंग में उसने 3 बातों को प्रायोरिटी पे रखा है। एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा और एक लोगों की संसाधनों तक पहुंच, जिसे कहते हैं क्रय शक्ति या फिर परचेजिंग पावर। इन 3 पैमानों पर उसने 0 से 1 की स्केल को डिवाइड किया है। इसका मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा और परचेजिंग पावर पैरिटी, इन तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 इतना वेटेज दिया। अब जब इन तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 वेटेज दिया, इसके बाद ये हर देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और क्रय शक्ति, इन तीनों को ही इवेल्युएट करना होता है। जब इनको तीनों को इवेल्युएशन करते हैं तो उसके बाद जो इनका टोटल निकलता है, फॉर्मूले पे रखा और निकाला, तो जब ये निकलता है तो इसमें जो हाईएस्ट स्केलिंग होती है वो होती है 0.983। ये स्कोर प्राप्त करना मतलब सर्वोच्च लेवल पर पहुंचना। इसी तरह से 0.268 ये स्कोर लोवेस्ट लेवल को बताता है। इस पे सभी देशों को चेक किया जाता है, जिसका जितना नंबर आता है उस हिसाब से उसको अच्छे से बुरे के क्रम में रखते हैं। अभी 2020
की जो रिपोर्ट है उसमें भारत अपने 2 स्थान नीचे जाकर 131 रैंक पर है इस टाइम पर। और इस पे और जो टॉप की कंट्री हैं उनमें नंबर 1 पे नॉर्वे है और नंबर 2 पे आयरलैंड है। इस पे और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो जिस पर बात की जाए तो भूटान एक ऐसा देश है जो इन सब चीज़ों से ऊपर अपने यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करने का उसे श्रेय जाता है। इसके साथ उसने इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मानक को आगे बढ़ाया है। तो भूटान एक ऐसा देश है जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनपी का कंसेप्ट दिया है। और उन लोगों का मानना है कि बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे उसका प्रसन्न होना वो अधिक महत्वपूर्ण है और अच्छा भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, पीछे ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन है नंबर 1 पे है आकार में वृद्धि, नंबर 2 में है गुण में धनात्मक परिवर्तन, नंबर 3 है आकार में स्थिरता और नंबर 4 है गुण में साधारण परिवर्तन। अब इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि क्या हो सकता है, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। यहाँ पर नंबर 1 है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नंबर 2 है डॉक्टर महबूबुल हक, नंबर 3 है एलन सी सैम्पल एंड नंबर 4 है रैटजेल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है, डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के निवासी थे। नंबर 1 का भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगला चैप्टर जल्दी। थैंक यू।